मध्य प्रदेश में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हाईवे के दोनों तरफ मिलता है बहुत बड़े बड़े फार्म इस प्लांट का, और इस प्लांट का आप एक्सटेंसिव इस्तेमाल करते हैं। ये है प्योर कॉटन और इससे बनता है हमारा कॉटन का कपड़ा। तो कॉटन कुछ इस तरह दिखता है प्योर फॉर्म में, और इसके बाद इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में रंगा जाता है और तब हमारा अलग अलग रंग का कपड़ा होता है। तो ये है हमारा कॉटन का प्लांट। मैं खड़ी हूँ अभी राजद्वार पे, और ये जो फोर्ट आप मेरे सामने देख रहे हैं वो है अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया फोर्ट, जो कि माहेश्वर के नाम से फेमस है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि देवी अहिल्याबाई के द्वारा कितने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया था। एंशिएंट टाइम पीरियड में सारे टेम्पल्स बहुत ही सुंदर तरीके से हुए, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस टेम्पल्स को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया था। जो भी नुकसान पहुंचाया था उसके बाद अहिल्याबाई होलकर आई और उन्होंने इन सारे मंदिरों का, काशी विश्वनाथ से लेकर रामेश्वरम तक के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था उन्होंने। अब इस किले का निर्माण क्यों करा गया था? वैसे तो होलकर साम्राज्य की राजधानी इंदौर हुआ करती थी, लेकिन रानी जो थी वो थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करना चाहती थी विद द नर्मदा रिवर के किनारे। ये बहुत उनको पीसफुल एनवायरनमेंट दिखा यहाँ पे, इसलिए उन्होंने, और यहाँ पे अपने एक तो ये बैरियर का काम करता ही उनके साम्राज्य के लिए, जहाँ पे वो किले में रह सकती थी, और साथ साथ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी स्पेस मिला और एक नए शहर का ही निर्माण हो गया जिसको हम महेश्वर कहते हैं। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कहे गए कुछ वचन यहाँ पे लिखे गए हैं। ईश्वर ने मुझ पर जो उत्तरदायित्व रखा है उसे मुझे निभाना है। मेरा काम प्रजा को सुखी रखना है। मैं अपने प्रत्येक काम के लिए जिम्मेदार हूँ। बहुत सारे राजा और रानियों ने हमारे देश पे रूल किया है, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअली इतना डीपली कनेक्टेड होते हैं, जो कि प्रजा को भी बिना एक्सप्लॉइट किए हुए उनके लिए बहुत सारे ऐसे काम करके जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी हज़ारों साल तक उनको लोग याद रखते हैं। तो अब उनकी ही कहानी का एक झलक हम लोग इस बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम होलकर की एक छोटी सी बायोग्राफी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। 1725 में इनका जन्म महाराष्ट्र में सिंधे परिवार में हुआ था। मालवा के सूबेदार राजा मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव के साथ इनका विवाह हुआ जब वे मात्र 8 वर्ष की थी, और 20 वर्ष की उम्र में इनके पुत्र मालेराव का जन्म हुआ। बहुत एक खूबसूरत सीरीज़ मैंने देखा था इनके ऊपर, उसमें ये बताया गया था कि जब ये सूबेदार राव मल्हार राव के घर पे आई थी तब इनका एजुकेशन स्टार्ट हुआ, और ये बहुत इंटरेस्टेड रहती थी। यहाँ तक कि ये अपने हस्बैंड के से भी ज़्यादा, खंडेराव से भी ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट रखती थी। बहुत सारे वेद वेदांत पढ़ना, रिलीजियस किताबों को पढ़ना इनका शौक़ था। उसके बाद जब ये 23 की उम्र हुई तो इनकी कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम था मुक्तिबाई। उसके बाद 29 की उम्र में इनके पति की खंडेराव की मृत्यु हो जाती है, और ससुर मल्हार राव द्वारा बार बार कहने पर ये सती न होने के निश्चय को फिर से रीथिंक करती हैं। ये इन्होंने सोचा कि अब मैं सती हो जाती हूँ, क्योंकि कल्चरली यही चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी और ये रिलीजियस लेडी थी। लेकिन एक बहुत प्रोग्रेसिव पर्सन यहाँ पे इनके हिस्ट्री के पीछे हमें वो दिखते हैं, वो है हमारे सूबेदार राव मल्हार राव होलकर। इसके बाद 36 की उम्र में इंदौर गांव में सास गौतम बाई की जब मृत्यु हो गई एवं अंत्येष्टि एवं धन छत्री का निर्माण मल्हार राव द्वारा किया गया। छत्री बाग के मल्हार राव, गौतमा बाई, खांडे राव, पुत्र माले राव की छत्री प्रतिमाओं को निर्मित किया गया। फिर जब ये 41 ईयर्स की हुई तो ससुर सूबेदार मल्हार राव होलकर की का भी स्वर्गवास हो जाता है, और पुत्र माले राव के सूबेदार का अधिकार इनको दिलाया जाता है। लेकिन 42 ईयर्स के एज में देखो आप कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही है ये स्पिरिचुअल लेडी। इनकी स्पिरिचुअलिटी शायद इनको सपोर्ट कर रही है। पुत्र माले राव की भी मृत्यु हो जाती है और स्वयं के हाथ में राज्य की बागडोर आ जाती है, लेकिन निडरता के साथ इन्होंने इस बागडोर को संभाला था।
इंदौर पर इसी समय आक्रमण हो गया था पेशवा की ओर से। मालवा के सूबेदार को अधिकार बना। पेशवा राघोबा दादा का इंदौर पर इसी समय आक्रमण हुआ था एवं बगैर युद्ध में केवल अपनी बौद्धिक कुशलता के कारण ही निडरता के बल पर उसे लौट जाने के लिए बाध्य करना। पुत्री मुक्ति बाई को नथोपा नामक पुत्र की प्राप्ति। प्रपौत्र नथोपा का विवाह भी इन्होंने कराया। 59 ईयर्स के ओल्ड में बंधु साहाजी शिंदे की मृत्यु हो गई। 61 में बंधु महाजी की शिंदे की मृत्यु हो गई और प्रपौत्र की भी मृत्यु हो गई। मतलब पहले पति की मृत्यु होना, फिर बेटे की, फिर इनके ससुर की जो कि इनके बहुत सपोर्टिव पिलर थे, फिर प्रपौत्र की भी मृत्यु हो गई। इसी वजह से कंटिन्यूसली हमारा ये देखने को आता है कि इनका रूल रह गया। फिर जामात यशवंत राय फंसी की है जैसे अकस्मात मृत्यु है। पुत्री मुक्ताबाई पति के साथ सहगमन सती हो जाती हैं। इनको तो सती होने से रोक लिया गया था, इनके ससुर ने रोक लिया था, बट इनके पुत्री को नहीं रोक पाया गया। और 70 की उम्र में महेश्वर में सावन नदी शके को इनका स्वर्गवास होता है। मतलब 70 साल की उम्र में 8 वर्ष से इनकी कहानी जो होलकर परिवार के साथ हुई वो 70 वर्ष तक चली और इस तरीके से पूरे देश भर में इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। इतने चैलेंजेस, मतलब हम देख सकते हैं कि एक रानी होने के बावजूद भी इनकी लाइफ में बहुत सारे पर्सनल चैलेंजेस थे। उस पर्सनल चैलेंजेस को एक साइड रखते हुए इन्होंने प्रजा के लिए बहुत सारे कार्य किए जो हम लोगों को मंदिरों के फॉर्म में दिखते हैं। माहेश्वर फोर्ट से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं वैसे ही एक पूरा का पूरा एरिया डेडिकेट हमें मिलता है माहेश्वरी साड़ीज़ के लिए। यहाँ पे कारीगर अपने हाथों से कॉटन को किस तरीके से बुन रहे हैं, उसको रंग रहे हैं, काट रहे हैं और यहीं पर आप ये साड़ियाँ खरीद भी सकते हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में माहेश्वरी साड़ीज़ और माहेश्वरी ड्रेसेस के नाम से फेमस है। अहिल्याबाई इस पूरे के पूरे टाउन को कल्चरली डेवलप करना चाहती थी, सांस्कृतिक रूप से डेवलप करना चाहती थी। और सांस्कृतिक रूप से कोई भी शहर तब डेवलप होता है जब औरतों का भी वहाँ पे पूरा का पूरा सहयोग मिले। तो ये पूरा का पूरा उन्होंने ही स्टार्ट करा था कि किस तरीके से महिलाएं काम कर सकती हैं इसको बिनने पे। आज भी आप देख रहे हो कि कैसे एक वेमेन वहाँ पे कंटिन्यूसली सूत को काट रही हैं अपने हाथों से, क्योंकि कॉटन बहुत ज़्यादा होता है इस क्षेत्र में। तो कॉटन आएगा, यहाँ पे सूत काटा जाएगा और बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस जो कि माहेश्वरी साड़ीज़ या माहेश्वरी ड्रेसेस के नाम से फेमस होंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये अहिल्याबाई का द्वारा बनवाया गया शिव मंदिर है और ये बहुत ही सुंदर है। इसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी का क्या कहना, बहुत ग्रैंड है। नर्मदा नदी का फ्लो है इसके बगल में और ये कितना शांत माहौल रहा होगा यहाँ पे 200 साल पहले। वहाँ बैठ के अहिल्याबाई होलकर शिवलिंग के सामने कितने घंटों घंटों तक ध्यान लगाया करती थी। अहिल्याबाई टेम्पल के नाम से ये मंदिर जाना जाता है जहाँ पे शिव का शिवलिंग भी है। मेरे पीछे शिव जी का शिवलिंग है और घाट के पास ही, नर्मदा घाट के पास जहाँ पे अहिल्याबाई होलकर का फोर्ट बना हुआ है, उसके आसपास बहुत सारे मंदिर हैं। 15-16 ऐसे मंदिर हैं जिसका दर्शन आप कर सकते हैं, नर्मदा घाट को एंजॉय कर सकते हैं, इन मंदिरों की वाइब्रेंसी को अनुभव कर सकते हैं और इनकी क्रेविंग्स को, जैसे देखो वहाँ पे कृष्ण को बनाया गया है बांसुरी बजाते हुए, पत्थरों में उकेरी गई इन जीवंत प्रतिमाओं का भी अनुभव कर सकते हैं। ये शिखर बहुत बड़ा है, इसको देखो ये कितना पुराना है, लगभग 200 वर्ष पुराना। इसका उस तरीके से रेनोवेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन इन पत्थरों को रेनोवेशन की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही है अपने जगमग जगमग स्वरूप में। शिव मंदिर के साथ साथ यहाँ पे राम मंदिर भी है और राम मंदिर के अंदर आप देख सकते हो पत्थरों पे सुंदर सी कलाकृति की गई है। राम, लक्ष्मण और सीता को रखा गया है और साथ में हनुमान जी भी हैं। यहाँ पे हर रोज़ पूजा अर्चना अभी भी होती है और यहाँ से बहुत सुंदर झरोखा है जिससे आप बाहर का नज़ारा भी इंजॉय कर सकते हो। नजरिया लागे नहीं कहीं, नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं लागे
अहिल्या फोर्ट का रिवर फ्रंट व्यू है, जो कि बहुत सुंदर कार्विंग से बहुत सुंदर सजाया गया। दरवाज़ा एकदम बड़ा भव्य आ रहा है, बहुत फोटोजेनिक है। यहाँ पे हर एक जगह पे आप बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, जो एकदम से ओल्ड एंशिएंट टाइम में आपको लेके जाता है। ये पत्थरों पर बुनी हुई कार्विंग तो बारीकियों के साथ आप घंटों देख सकते हो। बहुत सुंदर डिज़ाइंस को रिपीटेटिव फॉर्म में फ्लावर्स बनाया गया है, कमल के फूल को बनाया गया है, कृष्णा को बनाया गया है, डिफरेंट गॉड गॉडेसेस, हमारे जो जितने सिंबल्स हैं हिंदुइज़्म के, सब बनाया गया है। और यहाँ से हमारी व्यू दिखती है ग्रैंड नर्मदा का। बहुत सारे बोट्स भी हैं, बोटिंग भी किया जा सकता है यहाँ पे आके। और देख सकते हो आप मेरे अगल बगल कितनी चहल पहल है यहाँ पे। तो जब भी आप एमपी का प्लान बना रहे हैं ओमकारेश्वर उज्जैन का, तो माहेश्वर भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे कलाकृति करी गई है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक मृदंग बजाता हुआ अटेंडेंट है, फिर यहाँ पे भी दो हैं, एक के हाथ में ढोलक है और दूसरे के हाथ में भी कुछ बजाने वाली ही चीज़ है। यहाँ पे देखो कैसे कपल्स को कितने सुंदर तरीके से भाव में दिखाया गया है, कैसे उनके गले पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है और एक हाथ उनके हाथों में। जैसे हमारा जो पोज होता है वो उस समय आर्किटेक्ट्स बनाया करते थे। यहाँ पे भी आपको एक सुंदर सा कपल का पोज देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो एक राजा, क्योंकि उस समय पे बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी, तो इनकी दो रानियाँ हैं और वे दो रानियों के साथ अपना पिक्चर क्लिक कराए हुए हैं। सेम ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ पे भी एक राजा है और अपनी दोनों रानियाँ, एक रानियाँ नमस्ते की मुद्रा में है। ये एक पूरे के पूरे छोटे से परिवार की का कलाकृति करा गया है, जिसमें कि एक बच्चा भी छोटा सा है वहाँ पे। फिर ये मृदंग बजाते हुए दो अटेंडेंट्स हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये कुछ सोच रही हैं, सोच में कुछ मग्न है यहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं जिसको आप, यहाँ पे कुछ अंग्रेज भी आ चुके थे, तो अंग्रेजों के स्टाइल में इनका कैप बना रखा है और उनको भी शामिल किया गया है आर्किटेक्चर में। तो इस तरीके से बहुत सुंदर और बहुत भव्य है। रेंज हमारे सामने दिख रहा है सुंदर सा, ये है विंध्याचल रेंज। और विंध्याचल रेंज को पूरा क्रॉस करके जाना है, तब जाके हम पहुंचेंगे इंदौर। तो आप इंदौर से जब ओमकारेश्वर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ये रेंज बहुत सुंदर हरियाली से भरा हुआ, घने जंगलों से भरा हुआ ये पूरा रेंज दिखता है, जो आपकी यात्रा को और भी बहुत मनोरम बनाता है। यहाँ ऑक्सीजन फुल मात्रा में अवेलेबल है, खुल के एकदम आप सांस ले सकते हैं, प्योर एयर है और बहुत घने जंगल है। यहाँ पे आपको एकदम लोअर हिमालय माउंटेन जैसा महसूस होगा और रास्ते भी ऊपर नीचे ऐसे करके हैं। और ये रही हमारी खूबसूरत पहाड़ियाँ। मैं अभी जहाँ पर खड़ी हूँ वो है मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन, जिसको हम कहते हैं जाम दरवाज़ा, जो कि विंध्याचल रेंज के सबसे हाईएस्ट पीक पर स्थित है। यहाँ से मालवा की पठारियों का सुंदर दृश्य आप अनुभव कर सकते हो। और जैसे ही हम महेश्वर से रिटर्न आ रहे थे तो लगभग 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही, और यहाँ से इंदौर मात्र 50 किलोमीटर है। रास्ते में ये जाम दरवाज़ा आते जाते लोगों का स्वागत करता रहता है और विदा करता रहता है। इसकी कहानी ये है कि इसको रानी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। उनका रजवाड़ा इंदौर में था और उन्होंने अपना महल महेश्वर में बनवाया था स्टे करने के लिए। जैसा कि हमने बताया, वहाँ पीस वहाँ का उनको बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने अपना महल वहाँ पे बनवाया था ताकि वो अपना समय आध्यात्मिकता को दे सकें। तो रजवाड़ा और माहेश्वर के बीच में पड़ता है हमारा जाम दरवाज़ा। अब एक और भी इसके पीछे इसकी उपयोगिता है कि यहाँ से जो भी व्यापारी जाया करते थे, क्योंकि प्राचीन काल में विंध्याचल को क्रॉस करने का मात्र यही एक रास्ता था, तो जो भी व्यापारी यहाँ से जाया करते थे उनके लिए टोल टैक्स अगर कलेक्ट करना होता था तो वो यहीं से कलेक्ट होता था, क्योंकि उनको ये क्रॉस करके जाना ही होता था। इस प्रकार हमारा उत्तर भारत और हमारा दक्षिण भारत इस तरीके से जाम दरवाजे से कनेक्ट होता था। विंध्याचल रेंज की खूबसूरत वादियों को और सुबह और शाम को सनराइज सनसेट को आप एंजॉय कर सकते हो। नीचे से भी ये बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ऊपर आने का मात्र 10 रुपये टिकट लगता है और आप इसके छत पर भी आके व्यू को देख सकते हो, फोटोग्राफी
एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स का, बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्ड्स का व्यू है। बहुत भीड़ लगती है, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की भी मिलती हैं। थोड़ा सा और आगे जाओगे तो भी मिल सकता है, और एक प्यारा सा मंदिर भी बना हुआ है यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा रास्ते से और ऊंचाई पे चढ़ने पे हम लोगों को उसका दर्शन होता है। ट्रेन छूटने की वजह से उज्जैन स्टेशन आने में हम लोगों को लगभग 12:30 हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं होटल में अपना रूम बुक करने के लिए।